कल हमने टेम्पलेट फॉर्म कंप्लीट किया था। ओके। जब भी हमें करंट ऑपरेशन करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। पहले तो एंगुलर में हमारे पास दो फॉर्म है, एक टेम्पलेट और एक रिएक्ट। तो हमने टेम्पलेट देखा था कल। पहले सबसे पहले अपना एपीआई देखो, एपीआई को पोस्ट एपीआई को क्या ऑब्जेक्ट भेजना है वो देखो। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये उसमें ये प्राइमरी की थी तो ये जीरो रखा था। उसके बाद हमने फॉर्म बनाया। राइट, अपने पास बाकी चार फील्ड थे तो चार फील्ड का फॉर्म बनाया। उसमें अपन ने ये ऑब्जेक्ट की वो फील्ड अपन ने बाइंड की। उसके बाद बटन के क्लिक पे अपन ने एपीआई कॉल का कोड लिखा। तो ये अपना http.post, ये अपनी यूआरएल। पोस्ट को हमेशा क्या चाहिए, यूआरएल और ऑब्जेक्ट। मतलब पोस्ट नया रिकॉर्ड क्रिएट तो करना चाहते हो लेकिन कौन सा, क्या रहेगा, तो वो अपने को ऑब्जेक्ट भी भेजना है। उसके बाद सब्सक्राइब। राइट। अगर एपीआई का रिस्पॉन्स वो ऑब्जेक्ट आता है तो अपन ऐसा कोड लिखेंगे कि रिजल्ट ट्रू है कि नहीं तो सक्सेस, अदरवाइज एरर। फाइन। इससे हमने क्या किया था, रिकॉर्ड सेव किया था। उसके बाद अपनी गेट एपीआई, गेट एपीआई से अपन ने क्या किया था, रिकॉर्ड गेट किया था और वो इस वेरिएबल में रखा था। और यही वेरिएबल अपन ने क्या किया था, कार्ड पे इटरेट किया था फॉर लूप पे। तो हमारे जितने यूजर है उतने अपने कार्ड बन रहे थे। उसके बाद मैंने एडिट किया, तो एडिट के लिए अपने कार्ड में बटन रखी थी एडिट की। तो ऑन एडिट पे मैं क्या कर रहा हूँ, आइटम भेज रहा हूँ, जो अपना आइटम है पूरा यूजर का डेटा, वो आइटम एज ए पैरामीटर यहाँ पे भेज रहा हूँ। फिर वो जो डेटा आ रहा है वो अपन ने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट में होल्ड किया ताकि एडिट क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म में मेरा डेटा पॉपुलेट हो जाए। उसके बाद अगर मैं एडिट मोड में हूं तो मुझे सेव की जगह अपडेट बटन दिखनी चाहिए। उसके लिए हमने ये चेक किया कि यूजर आईडी अगर जीरो है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। अगर यूजर आईडी जीरो नहीं है मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग यूजर है, तो अपडेट यूजर की बटन। अपडेट यूजर के बटन में सेम एपीआई कॉल का फंक्शन, जस्ट यूआरएल चेंज है अपनी। राइट। उसके बाद डिलीट था, तो डिलीट के लिए फिर से एपीआई कॉल ही था लेकिन हमें क्या भेजना था, यूजर आईडी। इसलिए क्लाइंट साइड से हमने क्या भेजा, यूआई साइड से सिर्फ आईडी भेजा ना। एडिट के वक्त अपन ने पूरा ऑब्जेक्ट भेजा लेकिन डिलीट के वक्त मैंने क्या किया, सिर्फ आईडी भेजा क्योंकि हमें सिर्फ आईडी का काम था। ये आईडी यहाँ पे आएगी। फिर डिलीट डायरेक्टली भी कर सकते लेकिन हमको यूजर से कंफर्मेशन लेना है, उसके लिए अपन ने कंफर्म बॉक्स का यूज किया। कंफर्म बॉक्स में क्या होता है, ओके और कैंसिल बटन आती है। अगर यूजर ने ओके क्लिक किया तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, ट्रू। कैंसिल क्लिक किया तो फॉल्स। वही हमने कोड लिखा, अगर ट्रू है तो ही एपीआई कॉल अपना एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और हर ऐड कर रहे, अपडेट कर रहे या फिर डिलीट कर रहे तो हर एपीआई के सक्सेस में अपन ने गेट यूजर वाला कॉल फिर से लिखा ताकि नया वाला डेटा फिर से दिख जाए प्रॉपरली। ये सारी चीजें हमने की थी। ओके। किसी ने करके देखा है जो बाकी एपीआई कॉल मैंने दी थी, जो लोग नए हैं, पहली बार एंगुलर सीख रहे हो तो करके देखो एपीआई कॉल, क्योंकि एपीआई कॉल अगर नहीं करोगे तो मतलब नहीं बनेगा। शिवराज, सागर, करके देखा है एपीआई कॉल। हाँ सर, मतलब कल का आधा तक हो गए हैं। हम्म। आधा बाकी। सर वो इफ आर एस डॉट रिजल्ट क्यों लिखते हैं इधर? एपीआई कॉल से अपने को ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा कि मैंने ये देखा। तो इस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो इसमें रिजल्ट, एपीआई कॉल सक्सेस हुआ कि नहीं, मतलब रिकॉर्ड जो तुमने सेव करने के लिए भेजा वो प्रॉपरली सेव हुआ कि नहीं। तो मैंने एपीआई साइड में क्या लिखा है कि अगर रिकॉर्ड प्रॉपरली सक्सेसफुली सेव हुआ है तो मैं रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू भेजता हूँ, अदरवाइज फॉल्स। तुम्हें भी देखा ना है ना अलर्ट में कि रिकॉर्ड सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए अपन ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू आई है एपीआई से तो मैं अलर्ट दिखा रहा हूँ, कस्टमर क्रिएटेड सक्सेस, और गेट यूजर का एपीआई कॉल भी कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स आई है मतलब एपीआई कॉल सक्सेस नहीं हुआ है, कुछ तो भी एरर आया है, तो वो एरर भी तुम्हें कहाँ पे मिलता है, रिटर्न में ही, मैसेज वाले प्रॉपर्टी में। देखो इसका कोड दिखाता हूँ। बैंक यूजर, एक मिनट, दूसरा प्रोजेक्ट है। बैंक लोन। ठीक है, अपनी एपीआई कौन सी है, क्रिएट यूजर वाली, क्रिएट रजिस्टर कस्टमर। देखो यहाँ पे कोड थोड़ा सा समझेगा तो समझेगा, नहीं तो जाने दो। तो मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे टेबल में कितने यूजर्स है वो चेक कर रहा हूँ। अगर यूजर ग्रेटर देन 10 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स भेज रहा हूँ और एरर भी भेज रहा हूँ, दिख रहा है। ठीक है। अगर 10 यूजर से ज्यादा है तो मैं
फॉल्स ही भेज रहा हूँ मैसेज के साथ कि मैक्स 10 यूजर की लिमिट रीच हो चुकी है। अगर 10 से कम है तो फिर मेरा एल्स ब्लॉक में जाएगा। एल्स ब्लॉक में मैं यहाँ पे फिर से चेक कर रहा हूँ कि यूजर नेम, जो यूजर ने भेजा है, ऑब्जेक्ट में जो यूजर नेम तुम भेजते हो वो चेक कर रहा हूँ कि ऑलरेडी है क्या। अगर है, अगर है तो मैं यहाँ पे फिर से फॉल्स भेजता हूँ और मैसेज भेजता हूँ कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे डेटा, नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेटाबेस में सेव करता हूँ, रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू भेजता हूँ। अगर कुछ और भी एरर आया, कैच में गया, तो भी मैं फॉल्स ही भेज रहा हूँ। तो देखो, जब प्रॉपरली यूजर सेव हुआ तभी मैं ये रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू भेज रहा हूँ, अदरवाइज मैं फॉल्स ही भेज रहा हूँ। समझे? एपीआई कॉल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए यहां से जो डेटा रिटर्न करूंगा वही तुमको मिलता है। क्लियर? यस यस सर। ओके। और सर वो प्राइवेट और पब्लिक क्यों लिखते हैं उधर, मतलब हाँ वो डिफरेंस देखो। बताने वाले थे आप। हाँ, अब देखो, रन किया क्या प्रोजेक्ट में? हाँ। अब जो अपना ये वेरिएबल है यूजर लिस्ट, ये अगर अपन ने प्राइवेट पब्लिक कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? पब्लिक रहता है। सो पब्लिक वेरिएबल तुम इस क्लास के बाहर यूज कर पाते हो। क्लास के बाहर मतलब सिर्फ तुम्हारे कंपोनेंट के एचटीएमएल में। ओके। अब इस यूजर लिस्ट को अगर मैंने, यहीं पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे दो, अगर मैंने इस यूजर लिस्ट वेरिएबल को प्राइवेट किया, एरर आया। दिख रहा है? यूजर लिस्ट पे एरर आया। क्या बोल रहा है वो? कि द प्रॉपर्टी यूजर लिस्ट इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द यूजर कंपोनेंट। अगर कोई वेरिएबल को तुम प्राइवेट रखते हो तो उसको क्या करोगे? तुम्हारे क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाते हो, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। अंडरस्टूड? और वही मैंने पब्लिक रखा। पब्लिक लिखो मत लिखो, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, तो मैं एक्सेस कर पाता हूँ। एरर गया। क्लियर है? पब्लिक प्राइवेट, तो प्राइवेट कब लिखोगे और पब्लिक कब लिखोगे? प्राइवेट अगर तुमने वेरिएबल बनाया तो वो क्लास के अंदर ही यूज होगा, और तुम्हें एचटीएमएल में वो वेरिएबल यूज करना है तो तुम क्या करोगे? उसको पब्लिक करोगे। तो पब्लिक। प्राइवेट कब यूज करोगे और पब्लिक कब यूज करोगे? अब क्या यूज केस रहेगा? अरे, लेट से तुमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है? अब जैसे ये एचटीटीपी, इसमें इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया वो भूल जाओ। अब ये एचटीटीपी तुम तुम्हारे एचटीएमएल में यूज कर रहे हो क्या? नहीं। राइट, तो इसको तुम प्राइवेट रखो। समझे? क्लियर है? यस यस सर। तो जो वेरिएबल तुम तुम्हारे सिर्फ डॉट टीएस में यूज करने वाले हो, एचटीएमएल में यूज ही नहीं करने वाले हो, तो वहां पे क्या करोगे? प्राइवेट रखोगे। और जो वेरिएबल तुम तुम्हारे टेम्पलेट में यूज करने वाले हो उसको पब्लिक रखो। पर सिंपल है। बड़ी एप्लीकेशन में ये परफॉर्मेंस पे हाँ, इफेक्ट करता है ना। ऑब्वियसली ना। अगर तुम प्राइवेट वेरिएबल यूज ही नहीं कर रहे हो और प्राइवेट पब्लिक रख रहे हो तो कहीं ना कुछ तो उसका ग्लोबल स्पेस बढ़ा रहे हो तुम। ओके। राइट? तो या बड़े, जब भी अपन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड की लिस्ट मिलते हैं ना, तो उसमें ये रहता है कि प्राइवेट पब्लिक यूज करो। ओके। क्लियर है सबको? यस। ठीक है। तर इसमें दो ही क्या म्हणजे यात दोनच इंटर ऍक्सेस एक है, कौन किसी ने कल तो भी बताया था ना, क्या है? रुक जाओ, देखने दो, मैंने भी यूज नहीं किया। इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ओके। एक्सेस, ये सारे लैंग्वेजेस में होता है, टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड वो एक्सटेंड वाले केस में यूज होता होगा। फिलहाल के लिए जाने दो। ओके, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है। एक्चुअल डॉट नेट जावा में बहुत सारे होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, और क्या होते हैं? इंटरनल प्रोटेक्टेड। हाँ, इंटरनल, प्रोटेक्टेड, चार ही होते हैं क्या? ठीक है। सो लैंग्वेज लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर होते हैं। ओके। बट टाइपस्क्रिप्ट अपना क्या करता है, कुछ उप्स के फीचर सपोर्ट करता है, तो सारे नहीं, कुछ कुछ सपोर्ट करता है। ओके। अब
तो मेरा एक क्वेश्चन है, कल हाँ, हमने ना सब्सक्रिप्शन के अंदर सब्सक्रिप्शन की थी, राइट? फिर सब्सक्रिप्शन मैंने में। एक सर्च किया था कि वो कह रहे थे कि इस हार्ड टू मैनेज की हमने यहाँ पे कोई पुरानी सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब नहीं की, राइट? हाँ, अनसब्सक्राइब मतलब क्या सो होता है ना, उस जब भी तुम सब्सक्राइब लिखते हो तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, इस चीज का ये यस। जितना है। तो अगर तुम इसको अनसब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये मेमोरी लीक करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट वैसे की वैसा ही रहता है। तो जब भी अपन सब्सक्राइब करते हैं ना, एक्चुअली हमें अनसब्सक्राइब करना पड़ता है। ओके। और वहां पे एक वो लिखा था कि हम स्विच मैप यूज कर सकते हैं रादर देन क्रिएटिंग अ, क्योंकि सेकंड रिस्पॉन्स स्विच जो मैप सेकंड नहीं, कॉल हम कर वो नेस्टेड के सेकंड लिए जो हम अपन पाइप कर रहे हैं जिस पाइप यूज करेंगे ना, एक के अंदर एक सब्सक्राइब करना है तो स्विच मैप की जगह वो या दूसरा ऑपरेटर है कोई तो। देखेंगे बाद में वो। ओके। हाँ, सो अपना टेम्पलेट फॉर्म कंप्लीट हुआ बेसिक। अब मैं रिएक्टिव बताता हूँ, और रिएक्टिव के होने के बाद फिर वैलिडेशन दिखाएंगे, क्योंकि टेम्पलेट और रिएक्टिव में दोनों में वैलिडेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अब अपन ने कल कौन सा एपीआई देखा था दूसरा? ओके, ठीक है, यही देख रहा हूँ मैं, छोटा सा ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ओके। अब वेंडर, तो मैं ये कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक, नया टर्मिनल, एनजी जनरेट कंपोनेंट वेंडर। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हमें राउट क्रिएट करना है। वेंडर, वेंडर कंपोनेंट। राउट क्रिएट करने के बाद हमें लिंक भी बढ़ा देना है अपने नया बार में। वेंडर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि एंगुलर में दो टाइप के फॉर्म है, एक तो टेम्पलेट फॉर्म जो मतलब एनजी मॉडल से बनता है, और दूसरा है रिएक्टिव फॉर्म। हमारे इंडस्ट्री में टेम्पलेट फॉर्म 30% यूज होता है, 70% रिएक्टिव फॉर्म यूज होता है। क्योंकि टेम्पलेट लिखने में, समझने में बहुत ईजी है, इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत ईजी है, और बेसिक सिनेरियो के लिए टेम्पलेट यूज होता है। बट अगर आपका फॉर्म डायनामिक है, वैलिडेशन बहुत सारे हैं, एक के एक वैल्यू चेंज होते तो दूसरे वैल्यू दूसरे एक टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू चेंज होते, एक चेक बॉक्स से वैल्यू चेंज होते, तो फॉर्म में बाकी फील्ड की वैलिडेशन चेंज होती है। तो ऐसा अगर सब कुछ करना है ना, तो रिएक्टिव फॉर्म बहुत ईजी जाता है। तो बड़े प्रोजेक्ट में मोस्टली, छोटे प्रोजेक्ट में डजेंट मैटर कोई टेम्पलेट यूज करेगा या फिर कोई रिएक्टिव यूज करेगा। गाइस प्लीज बी अनम्यूट। ओके। छोटे प्रोजेक्ट में डजेंट मैटर, बट बड़े प्रोजेक्ट में मोस्टली रिएक्टिव फॉर्म ही यूज होता है। तो रिएक्टिव फॉर्म के सारे सिनेरियोस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब अपन ये एपीआई करने वाले, वेंडर क्रिएट वाला, गेट बस वेंडर, पोस्ट वेंडर, पुट वेंडर और डिलीट वेंडर, और ये गेट बस वेंडर बाय आईडी एक एक्स्ट्रा एपीआई, तो ये भी बताऊंगा मैं। अब टेम्पलेट में अपन ने क्या क्या किए थे, क्या करना था पहले स्टार्ट में टेम्पलेट में? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, फिर वो ऑब्जेक्ट को यूआई पे बाइंड करना पड़ता था, करेक्ट? अब मैं यूआई बना लेता हूँ पहले, डॉट रो डॉट कॉल 8। अब इसमें मैं टेबल यूज करता हूँ, लगे तो कल अपन ने कार्ड यूज किया, यहाँ पे मैं टेबल यूज करता हूँ। टी हेड, टी आर, टी एच, सीरियल नंबर, वेंडर का नाम है क्या है, और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी, और इसको लास्ट वाले, इसको क्या रहेगा, एक्शन, जिसमें अपनी एडिट और डिलीट बटन रहेगी। उसके बाद टी बॉडी, उसके अंदर टी डी, और अपने पास पांच हेडिंग लिया है तो ऑब्वियसली 5 टीडी लगेंगे। ठीक है। तो ये अपना टेबल हो गया कॉल एट में। इसके बाजू में कॉल फोर, कॉल फोर के अंदर अपना फॉर्म रहेगा। सो डॉट रो, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कार्ड लेते हैं, कार्ड लेते हैं तो थोड़ा सा डिजाइन प्रॉपर दिखता है। कार्ड हाइफन हेडर, न्यू वेंडर, कार्ड का नाम,
डॉट कार्ड बॉडी, इसके अंदर मुझे फॉर्म। तो रो, देखो जब भी तुम यूआई लिखते हो ना, अब मतलब हर बार सेव करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे तुम यूआई लिख रहे हो, तुम्हारा इमेजिनेशन में आना चाहिए कि यूआई कैसा दिखने वाला है। ओके, कॉल 6, लेबल, वेंडर नेम, इसको कॉल 12 करते हैं, इनपुट क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये अपना एक रो हो गया, इसके बाजू में दूसरा रो, इसके बाद यहाँ इसको करते 6, क्या है अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, इसको बोलते कॉन्टैक्ट, और इसके बाजू में दूसरा कॉलम ईमेल। ठीक है, ये रो खत्म हो गया। इसके बाद बटन चाहिए हमें। सो कॉल 6, यहाँ पे लगेगी हमें बटन क्लास btn, btn सक्सेस। इसको सेकेंडरी करते, ये हो जाएगा सेव, ये हो जाएगा रिसेट। इस बटन को मुझे एंड में करना है, सो टेक्स्ट एंड। बटन्स के ऊपर थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, तो PT3 सेव। ओके, सो देखो थोड़ा सा प्रॉपर यूआई आ गया है। अब उसमें भी अपन ने टेबल को क्लास नहीं लगाया, तो उसने क्या किया, प्रॉपरली जगह नहीं लिया फुल विड्थ। सो टेबल को क्लास लगाओ, टेबल, टेबल हाइफन बॉर्डर्ड। ये हाथ से लिखने की आदत क्यों डालना है, क्योंकि इंटरव्यू में, मशीन टेस्ट में जब भी तुमको स्क्रीन शेयर करने को बोलो, तो अगर तुमको आदत नहीं है ऐसा लिखने की, तो बहुत आगे वाले को पता चल जाता है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो यूआई बनाने में। अगर तुम यूआई बनाने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो सोचो आगे वाला क्या इंप्रेशन क्रिएट करेगा। भले ही तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया होगा, कुछ भी गया होगा, तो वो समझ लेगा कि तुमने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर याद किया है, दैट्स इट। ओके, फाइन। अब सो ये अपना यूआई बन गया। अब सबसे पहले मुझे गेट एपीआई कॉल करना पड़ेगा। सो गेट एपीआई कॉल के लिए इम्प्लीमेंट्स ऑन इन इट, ng ऑन इन इट, गेट वेंडर दिस। ओके, अब मुझे एचटीटीपी कॉल करना है, तो ऑब्वियसली एचटीटीपी इंजेक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इंजेक्ट एचटीटीपी क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट एचटीटीपी डॉट गेट मेथड, फिर हमें गेट की यूआरएल लगेंगी। लेट्स गेट द यूआरएल, एग्जीक्यूट, राइट आउट। ये मेरी यूआरएल है। इस एपीआई का रिस्पॉन्स देखो क्या है, रिस्पॉन्स क्या है इस एपीआई का, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्टली अरे है। यहाँ पे वो रिजल्ट डेटा वगैरह कुछ नहीं है। ओके, ये मेरी यूआरएल डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी। तो अगर एपीआई कॉल सक्सेस है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर एपीआई में कुछ एरर है तो एरर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपना अपन ने जो, अगर तुम्हारे एपीआई का रिस्पांस वो रिजल्ट प्रॉपर्टी आ रहा है ना, तो तुमने सब्सक्राइब के अंदर ही तुम रिजल्ट वाला चेक लगाओगे। बट अगर तुम्हारे एपीआई का रिस्पांस डायरेक्टली स्टेटस के साथ आ रहा है, स्टेटस के साथ मतलब ये 200, तो तुम्हारा ये वाला कोड चलना चाहिए। ये सब्सक्राइब वाला ब्लॉक है तुम्हारा सक्सेस, और अगर एपीआई कॉल में कुछ एरर आया तो ये एरर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे काम करता है। ठीक है, अब सब्सक्राइब के ऊपर स्ट्राइक क्यों है ये? ये नहीं, क्या लिखने का तरीका भी चेंज हुआ है, डिप्रिकेट हुआ है ऐसा लिखने का, बताता हूँ मैं, लेकिन यही अपन फॉलो कर रहे हैं। रिमूव नहीं किया उन्होंने, डिप्रिकेट किया है। ठीक है, अब एपीआई कॉल से जो डेटा आ रहा है वो हमें क्या करना है, वेरिएबल में स्टोर करना है। सो वेंडर लिस्ट नाम का वेरिएबल लगेगा, कोलन एनी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला है, सो इसलिए हम जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे होल्ड करो। सो दिस डॉट वेंडर लिस्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली आरईएस करो। अब यहाँ पे आरईएस डॉट डेटा नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट में ही तुम्हारे पास अरे आ रहा है, राइट। और ये फंक्शन को तुम्हारे
ng में कॉल करो। ठीक है। अब एपीआई कॉल से जो डेटा आ रहा है तुम इसे वेरिएबल में स्टोर करने उसको इटरेट कर दो। सो @for, या फिर ng फॉर दिखा देता हूँ भाई। सो ng फॉर अगर यूज करना है तो ng फॉर इंपोर्ट करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग सब पुराने प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो। तो भले ही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट @if @for पता होना चाहिए, लेकिन यही मेन है। ओके। नए प्रोजेक्ट यूज होने में अभी और 1 साल टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट लोग 16 तक अपग्रेड कर रहे हैं, 16 के आगे नहीं जा रहे, तो ये चीजें ही काम में आने वाली है। ठीक है। अब एनजी फॉर यूज करते हैं तब जो एलिमेंट रिपीट करना है उस पे लगाते हैं अपन। सो स्टार एनजी फॉर लेट वेंडर ऑफ आपके अरे का नाम, राइट। अब इस पे इंडेक्स चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, सो लेट SR इज इक्वल टू इंडेक्स। ओके। सो पहले टीडी में मुझे इंडेक्स दिखाना है। इंडेक्स नॉर्मली मेरा 0 से स्टार्ट होता है, तो SR+1। उसके बाद बाकी चीजें। सो देखो, अब 4 TD है मेरे पास। 4 TD में एट अ टाइम लिखना है तो माउस का बटन दबाओ और ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर वो कंट्रोल-Shift-Alt दबाओ। कर्ली ब्रैकेट आइटम डॉट। इतना लिखने से आपकी स्पीड बहुत बढ़ती है। ये छोटे छोटे चीज कॉपी पेस्ट अगर अच्छे से पढ़ लो ना, तो तुम्हारा डेवलपमेंट स्पीड बहुत बढ़ता है। इफ यू आर अ फ्रेशर लर्निंग फेज में हो तो ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तब तुम्हारा लॉजिक डेवलपमेंट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। क्या किया था आपने? देखो क्या दबाना है। एक तो माउस का स्क्रॉल होता है ना, माउस के अंदर स्क्रॉलर बटन होता है ना, स्क्रॉल का बटन, उसको क्लिक करो। ओके। जहां से अपने को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एट अ टाइम सारी लाइन पे लिख सकते हो। एक तो ये करो, या फिर कंट्रोल कंट्रोल-Shift-Alt और नीचे का एरो दबाओ। समझा? कंट्रोल-Shift-Alt की बटन दबाओ और नीचे का एरो, फिर एट अ टाइम मल्टीपल लाइन पे लिख सकते हो। ओके। डेटा देख लेते हैं। वेंडर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। हमेशा एपीआई कॉल से जो डेटा आ रहा है वही कॉपी पेस्ट करो। हाथ से लिखोगे कभी कभी कैपिटल स्मॉल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, फिर गड़बड़ होगा। ओके। अच्छा, वेंडर है अपना, आइटम नहीं। ठीक है। और लास्ट वाले टीडी में क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा लास्ट वाले टीडी में? क्या प्रिंट करूँ यहाँ पे? लास्ट वाले टीडी में क्या लगेगा? अरे बटन नहीं लगेंगी क्या? ऊपर देखो ना, एक्शन है। एक्शन मतलब क्या एक्शन? अरे नींद नहीं खुली क्या? क्या चाहिए यहाँ पे? तुम्हारा हेडिंग यस सर, देखो। बटन बटन। डिलीट बटन। एडिट और डिलीट की बटन लगेगी ना। यस सर। क्लास बीटीएन डेंजर, इसको बोलेंगे डिलीट। और वैसे ही और एक बटन लगेगी हमें एडिट के लिए, प्राइमरी, इसको बोलेंगे एडिट। ठीक है। सेव करते हैं अभी। सो देखो पेज लोड हो गया, मुझे मेरा डेटा मिल गया और वो डेटा विजिबल भी है, अराउंड 70 रिकॉर्ड से। गेट एपीआई क्लियर हो गया। ये देखो, हम्म, जैसे मैंने बोला कि हम एक्सपीरियंस कितना भी रहे, प्रोजेक्ट कौन सा भी रहे, यही करते हैं। तो एपीआई इतना इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके भी ये लिखते आना चाहिए। ओके। अब सो गेट एपीआई हो गया, अभी हमें बढ़ना है पोस्ट ऑपरेशन पे। अब बाकी सारी चीजें सेम ही रहते हैं, सिर्फ जब अपन फॉर्म के साथ करते हैं ना वही चेंज होता है। सो अपना ऑब्जेक्ट कौन सा है ये? नॉर्मली टेम्पलेट फॉर्म में अपन ने क्या किया रहता है, ऑब्जेक्ट कॉपी किया रहता है और कॉपी पेस्ट करके बनाया रहता, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म ना बना, मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए मुझे फॉर्म बनाना है। सो एनजी मॉडल अगर यूज करना है तो क्या इंपोर्ट करते हैं अपन? फॉर्म्स मॉड्यूल। फॉर्म्स मॉड्यूल, फॉर्म राइट। मॉड्यूल। वैसे ही रिएक्टिव फॉर्म अगर यूज करना है तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ठीक है। टेम्पलेट के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव के लिए रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ओके। अब
मुझे बनाना है फॉर्म। सो वेंडर फॉर्म, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? फॉर्म ग्रुप। ओके, डेटा टाइप क्या रहेगा? फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर करली ब्रैकेट। ये आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। आपके फॉर्म का नाम, डेटा टाइप क्या रहेगा? इसका डेटा टाइप क्या है? फॉर्म ग्रुप। बट फॉर्म ग्रुप क्या है? एक क्लास है, तो उसको अपन ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, न्यू फॉर्म ग्रुप। ओके, अब इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज रखनी होती है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज मतलब कंट्रोल्स। सो पहला कंट्रोल हो गया वेंडर आईडी, कोलन, इसका डेटा टाइप क्या है? वेंडर आईडी क्या होगा अपना? कंट्रोल। सो न्यू फॉर्म कंट्रोल, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की वैल्यू, वेंडर आईडी किससे इनिशियलाइज कर, वेंडर आईडी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? नंबर। जीरो। बाय डिफॉल्ट वेंडर आईडी प्राइमरी की है ना अपना, तो बाय डिफॉल्ट अपन जीरो भेजेंगे, तो जीरो, कॉमा, दूसरा कंट्रोल वेंडर नेम, फिर से न्यू फॉर्म कंट्रोल, राउंड ब्रैकेट। ये किससे इनिशियलाइज करेंगे? एम्प्टी से। सो डबल कोट, कॉन्टैक्ट नंबर कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल, ये भी एम्प्टी से इनिशियलाइज करेंगे। और लास्ट वाला ईमेल आईडी कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो ये अपना रिएक्टिव का फॉर्म होता है। अब थोड़ा सा पैरेलली इसको देखते, टेम्पलेट में अपन ने क्या किया था। टेम्पलेट में क्या किया था अपन ने? जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे बनाए थे, वेरिएबल में, वेरिएबल के अंदर अपना ऑब्जेक्ट स्टोर किए थे। अब ये जो ऑब्जेक्ट था, एपीआई कॉल का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अपन ने ऐसे बनाया है। पहले फॉर्म बनाओ, फॉर्म के अंदर आपके कंट्रोल के नाम, वो कंट्रोल के नाम क्या रहेंगे? जो नथिंग बट आपके प्रॉपर्टीज के नाम है। यहाँ पे अपन ने कोलन इक्वल टू जीरो किया था, यहाँ पे न्यू फॉर्म कंट्रोल से इनिशियलाइज करना है जीरो। सो ये रिएक्टिव फॉर्म है। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करो, उसके बाद फॉर्म बनाओ ऐसे, और उसके अंदर आपके कंट्रोल डालो। कंट्रोल के नाम क्या रहेंगे? जो आपके एपीआई कॉल के ऑब्जेक्ट के नाम है वही। क्लियर? ये पहला स्टेप अपन ने फॉर्म बनाया। ओके, अब आगे ये ओपन करते हैं बाजू में। अब रिएक्ट टेम्पलेट फॉर्म के वक्त क्या किए थे अपन ने? ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो ऑब्जेक्ट हर एक एनजी मॉडल पे ऑब्जेक्ट डॉट की करके अपन ने बाइंड किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें जो पेरेंट होता है, अब ये फॉर्म किसके अंदर है? ये ड्यू के अंदर, तो इसको हमें एक एट्रीब्यूट लगाना है, दैट इज फॉर्म ग्रुप। सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम लिखा आपने। ये क्यों नहीं बोल रहा है? आई इनपुट थिंक एफ कैसे छोटा लूंगा? होगा इस पे। अभी आया ना। हम्म, और इसको क्या भेजना है? अपने फॉर्म का नाम। ठीक है, क्या लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फॉर्म ग्रुप, और उसको अपने यहाँ पे क्या भेजना है? अपने फॉर्म ग्रुप का नाम। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये जो ड्यू है, ये मेरा क्या ड्यू, ये जो मेरा ड्यू है, ये मेरे फॉर्म के साथ बाइंडेड है। नॉर्मली अपन एच फॉर्म टैग भी लेते हैं, बट फॉर्म टैग के अलावा ड्यू पे भी अपन लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया? जो मैंने फॉर्म बनाया, उस फॉर्म का नाम मैंने मेरे पेरेंट ड्यू को, जिस जिस ड्यू के अंदर मेरा पूरा फॉर्म है, ओके, उस ड्यू को लगाया। हमेशा पेरेंट ड्यू को ही लगाना है। और उस पे अपन ने फॉर्म ग्रुप लिखा, और अपने फॉर्म का नाम भेज दिया, वेंडर फॉर्म। ओके, उसके बाद जो अपने एलिमेंट होते थे, यहाँ पे अभी क्या करना है? वहां पे अपन क्या करते थे? एनजी मॉडल लिखते थे। यहाँ पे क्या करना है? फॉर्म कंट्रोल नेम यूज करना है। और इक्वल टू में, अपन ने अभी फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया ना, तो यहाँ पे फिर से वेंडर फॉर्म डॉट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल का नाम बता दो डायरेक्टली। क्योंकि ये कंट्रोल कौन से फॉर्म से आ रहा है? ये वाले फॉर्म से, तो वो अपन ने ऑलरेडी बता दिया है, तो डायरेक्टली तुम ये यहाँ पे बाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, फॉर्म कंट्रोलर नेम इज इक्वल टू तुम्हारे कंट्रोल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर।
तीसरा फॉर्म कंट्रोलर नेम इज इक्वल टू लास्ट वाला कंट्रोल दैट इज ईमेल आईडी। फिर से अपन ने वेंडर आईडी बाइंड नहीं किया क्योंकि वेंडर आईडी क्या है, मेरा प्राइमरी की, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 चली जाएगी। फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करो, अपना फॉर्म बनाओ, फॉर्म के अंदर अपने एपीआई के जो जो की के नाम है वो लिखो। फिर तुम्हारा फॉर्म जिस पेरेंट एलिमेंट में है उसको क्या करो, फॉर्म ग्रुप बाइंड करो, और यहाँ पे आपके फॉर्म का नाम। फिर जितने तुम्हारे इनपुट एलिमेंट है वहां पे क्या करोगे, फॉर्म कंट्रोलर नेम इज इक्वल टू कंट्रोल का नाम, जो लेफ्ट साइड में अपन ने कंट्रोल का नाम दिया ना वही अपने को यहाँ पे बाइंड करना है। ओके, अब सेव के बटन पे अपने को कॉल लिखना पड़ेगा, क्लिक ऑन सेव वेंडर। ये फंक्शन बनाते हैं। जब भी तुम फंक्शन बना रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो, तुम्हारे फंक्शन और वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तुम कोड लिख रहे हो और कोई वो कोड देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए ये फंक्शन का काम क्या होगा, तो नाम से ही पता चलता है। जब भी अपन किसी प्रोजेक्ट में जाते हो तो अपने को रूल बुक मिलता है, स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो उसमें ये पहली चीज होती है कि भाई वेरिएबल के नाम और फंक्शन के नाम डिस्क्रिप्टिव रखो, इवन पैरामीटर के नाम भी डिस्क्रिप्टिव रखो। तब जाके तो तुम छोड़ के चले जाओगे जॉब, दूसरा आएगा तो उसको समझना तो चाहिए। नहीं तो लिख रहे हो नेम वन नेम टू नेम थ्री, सेव वन सेव टू सेव थ्री, ऐसे भी होता है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी ऐसे ही 1 2 3 से वेरिएबल के नाम देते रखते हैं। उनको सोचते हैं ऐसे कि अभी दे दूंगा फिर चेंज करूंगा, फिर बाद में वक्त नहीं मिलता, वो वैसे कि वैसा ही रहता कोड। फिर अपने को ढूंढना पड़ता, अगर कोई नया भाई ये नेम टू किधर हो रहा है, तो उस वेरिएबल को सर्च करो कौन से फंक्शन में उसका नाम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रहा है, तब जाके पता चलता हाँ ये वेरिएबल का काम क्या है। अभी लगता है वो छोटी सी चीज है, लेकिन अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट में जाओ, वो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2 साल 3 साल से चल रहा है और तुमको वैसा वेरिएबल मिले, फिर पता चलता है, फिर उसको गाली देते हैं कि ऐसा कौन करता है। क्योंकि वो वेरिएबल की वैल्यू कहाँ कहाँ से चेंज हो रही है, उस वेरिएबल का पर्पस क्या है, ये ढूंढने के लिए पूरा तुमको डिबग करना पड़ता है। एप्लीकेशन रन करो, डिबगर लगाओ, और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट रन होने को 10 15 मिनट लेता है तो फिर तो और गाली पड़ती है उसको। ओके, सो हमेशा वेरिएबल के नाम और तुम्हारे फंक्शन के नाम डिस्क्रिप्टिव रखो। अब एपीआई कॉल के लिए क्या चाहिए, अपन यहाँ पे तो अपन ने यूजर कंपोनेंट में अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे तो मेरे पास फॉर्म है, मैं फॉर्म तो सेंड नहीं कर सकता, एपीआई कॉल को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो अपन ने जो फॉर्म बनाया यही फॉर्म अपन ने अपने टेम्पलेट को बाइंड किया, तो मैं यहाँ से फॉर्म की वैल्यू उठा सकता हूँ। फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट आपके फॉर्म का नाम वेंडर फॉर्म डॉट वैल्यू। तो ये आपको क्या देता है, ऑब्जेक्ट, जैसा अपन ने यूजर में ऑब्जेक्ट मिल रहा था ना वैसा ही ऑब्जेक्ट आपको इसमें मिलता है। फिर आपका है पोस्ट वाला एपीआई कॉल, सो दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट। एपीआई कॉल के कोड को आपका टेम्पलेट है रिएक्ट, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट एपीआई कॉल ले लेते हैं, राइट आउट एग्जीक्यूट। ये मेरा यूआरएल हो गया, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे निकाला अपन ने, ये लोकल वेरिएबल में। इसको मैं लोकल वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, ये फॉर्म वैल्यू जो मैंने वेरिएबल बनाया कांस्टेंट से, इसको मैं लोकल वेरिएबल बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ लोकल वेरिएबल, विद इन अ फंक्शन है ये। विद इन अ फंक्शन है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है मैं इसको लोकल वेरिएबल बोल रहा हूँ। False block हम्म, blocks copy. हाँ, राइट। तो मैंने ये क्या किया, ब्लॉक के अंदर किया, तो ये वेरिएबल मैं ये फंक्शन के बाहर यूज कर पाता हूँ क्या, नहीं। इसलिए ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ओके, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी एरो फंक्शन। अब इस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, देख रहे हो। और स्टेटस कोड क्या है, 201, 201 मतलब क्रिएटेड। तो यहाँ पे वो रिजल्ट डेटा वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, डायरेक्टली तुम्हारा रिस्पॉन्स ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला सक्सेस के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अलर्ट लिखता हूं मैं कि वेंडर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे अलर्ट दूंगा
और यहाँ पे लिखूंगा एपीआई कॉल एरर। ठीक है, यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ और ये फॉर्म की वैल्यू कैसे मिलती है वो दिखाता हूँ। तर या अलर्टचा सुद्धा परफॉर्मन्सवर इफेक्ट होतो काय? अलर्टचा हा, परफॉर्मन्सवर इफेक्ट होतो का? म्हणजे नाही, काहीच घेणं देणं नाही. आपण ते प्रायव्हेट पब्लिक अलर्ट असं. फंक्शन आहे ना, हम्म. प्रायव्हेट पब्लिक कुठे नाही यूज त्या करशील? हा, त्याच्याऐवजी दुसरं पण काहीतरी दाखवू शकतो का अलर्ट साठी? म्हणजे आपण वेंडर क्रिएट केलेला आहे. हाँ मैसेज दाखवू शकतो असा एखाद्या ड्यू मध्ये. देखो हाँ, इसका क्वेश्चन क्या है, अलर्ट से कुछ परफॉर्मेंस होता है क्या कम ज्यादा, तो अलर्ट का और परफॉर्मेंस का कुछ लेना देनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इंस्टेड ऑफ अलर्ट और कोई तरीके से दिखा सकते हैं क्या, और कौन सा तरीका है मैसेज दिखाने का, कि यूजर को तो अपने को बताना पड़ेगा ना कि बटन क्लिक करने के बाद सेव हुआ कि नहीं। तो एक तो मैं सर एक अलर्ट भी यूज कर सकता हूँ या फिर हम्म, एक क्लोज टू वेरिएबल मैसेज। नया कंपोनेंट बना के कोई, क्यों, किस लिए नया कंपोनेंट बनाओगे? सर जस्ट फॉर जो वार्निंग का अलर्ट का नहीं ना, ऑल लेट ओवर से मैंने सेव किया, द। हाँ वो भी एक तरीका है, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। अगर मैंने सेव किया, एक तो अलर्ट बॉक्स पॉपअप में दिखा सकते हो, या फिर यही के यही तुम एक मैसेज भी शो हाइड कर सकते हो ना, यस वो राइट? तो वो बूटस्ट्रैप का अलर्ट बॉक्स पता है, बूटस्ट्रैप में का अलर्ट बॉक्स होता है। रुक जाओ, पहले मैं ये कंप्लीट करता हूँ फिर वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो अपन ने बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल किया, अब इसको डिबग करते हैं। एक टोस्ट मैसेज भी होता है सर, वो भी हाँ कर सकते टोस्ट हैं। भी होता है। अब देखो यहाँ पे वेंडर लिख रहा हूँ, लेट से रेड बस वेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, मुझे एरर आना चाहिए। सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फॉर्म, मैं देखो माउस कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वेंडर फॉर्म पे रखा, उसके अंदर कंट्रोल, कंट्रोल को अगर एक्सपांड कर पाता हूँ तो देखो जितने अपन ने कंट्रोल बनाए उतने दिख रहे। अभी मैं ईमेल आईडी को एक्सपांड करता हूँ, एक कंट्रोल को एक्सपांड किया तो इसके अंदर देखो वैल्यू आई, वैल्यू वेंडर नेम, देखो वैल्यू में आ रहे, मतलब जितने तुम्हारे कंट्रोल है उसमें वैल्यू आ गई। अब हो पूरे फॉर्म की भी वैल्यू, अगर फॉर्म डॉट वैल्यू करोगे, देखो देखो मिल गया ऑब्जेक्ट, जैसा यूजर में अपने को ऑब्जेक्ट मिल रहा था वैसा ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ पे मिल गया। वही ऑब्जेक्ट अपने को एपीआई कॉल को सेंड करना है। ऑब्जेक्ट मिल गया, ये ऑब्जेक्ट अपन एपीआई कॉल को सेंड करेंगे। हर जगह डिबगर लगाता हूँ मैं। अपन ने मोबाइल नंबर ज्यादा भेजा है, ठीक है 10 से ज्यादा भेजा है, तो एरर आना चाहिए। देखो इधर गया, एरर ब्लॉक में आया। अब अगर एरर देखोगे, मैं बराबर एपीआई साइड से प्रॉपरली बराबर एरर भेज नहीं रहा हूँ मैं, मे भी, नहीं तो नॉर्मली एरर आता है। ओके, मैंने एपीआई साइड से प्रॉपरली एरर नहीं भेजा, एरर तो आया क्योंकि मैंने एरर का स्टेटस कोड भी दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट गलत भेजा, तो देखो 500 आया। ओके, अभी प्रॉपरली 10 नंबर भेजता हूँ मैं, 1122334455, सेव। ठीक है, मेरा प्रॉपरली डेटा आ गया, कंटिन्यू। अब देखो सक्सेस में एग्जीक्यूट हुआ, मतलब डेटा सक्सेसफुली सेव हुआ। ओके, सो अगर एपीआई कॉल से एरर आया तो ये एरर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला सब्सक्राइब वाला। ओके, सो अभी अपन ने सेव के अंदर गेट वाला एपीआई कॉल नहीं लिखा, तो यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो तब जाके देखेगा वो मेरा, दिख रहा है। तो अपन ने जो कल किया था सेव के सक्सेस में अपने को ये फंक्शन कॉल करना है, वो यहाँ पे कर देते हैं अलर्ट में पहले वाले। तो जैसे ही मेरा एपीआई कॉल सक्सेस हो जाएगा, मेरा गेट वाला एपीआई कॉल होगा और जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो दिख जाएगा। अंडरस्टूड? सो ये अपना टेम्पलेट फॉर्म के साथ अपन ने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। हाँ, तो वो दिखाना है अपने को अलर्ट को। अगर मुझे अलर्ट नहीं दिखाना है तो मैं बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट बॉक्स यूज कर पाता हूँ। ये अलर्ट, ये ऐसा अलर्ट बॉक्स रहता, इसको कॉपी करते हैं और अपने HTML में ये बॉडी के अंदर में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैसेज, जो भी मैसेज आएगा वो दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूंगा, अलर्ट मैसेज डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ओके,
इस वेरिएबल को वैल्यू दूंगा मैं, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखा है, जैसे ही मेरा सक्सेस हुआ तो यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं वैल्यू दूंगा। ये वाला जो मैसेज दिखा रहा ना वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये अलर्ट की जरूरत नहीं है मुझे, और ये मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ये स्टैटिक मैसेज की जगह मैं मेरा मैसेज डायनामिक करूंगा। सेव करके चेक करते हैं अभी, बट हो क्या रहा है अभी देखो। बाय डिफॉल्ट ही मेरा अलर्ट बॉक्स दिख रहा है, ये दिखना चाहिए क्या बाय डिफॉल्ट? नहीं। नहीं। राइट। जब मैं सेव करूंगा और मेरा एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स है तब जाके ये दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन लिखो यहाँ पे? ये हाइड करना पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट। जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तभी दिखना चाहिए, तो क्या करूं, क्या लॉजिक रहेगा? if तो else, दोबारा क्वेश्चन पूछना क्या लिखो लेकिन इफ एल्स में? कंडीशन तो बताना पड़ेगा ना। सर। सर दोबारा क्वेश्चन पूछना, मिस कर गया। देखो यूआई पे देखो, बाय डिफॉल्ट मेरा ये सक्सेस दिख रहा है, ये करेक्ट है क्या? नो। जब मैं सेव करूंगा तब जाके तो मुझे दिखना चाहिए ये, और थोड़ी देर या बाद हाइड भी होना चाहिए लगे तो क्या कंडीशन या लिखो यहाँ पे? हाइड एंड शो तो करना है मुझे, तो कंडीशन क्या रहेगी? एनजी सेव इफ अरे एनजी कंडीशन क्या रहेगी? तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे तभी आएंगे। रिस्पॉन्स अरे डॉट सर, रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस मैसेज डिविजिबल असेल तर ट्रू। यस, नसेल तर कंडीशन क्या रहेगी पूछ रहा हूं मैं। एनजीएफ लिखो या फिर एट द रेट लिखो, उसके अंदर लिखो क्या? टर्नरी ऑपरेटर यूज कर। फिर से वही मेरा क्वेश्चन है, कैसे तर कंडीशन? एक बुलियन व्हेरिएबल तर घेऊ शकतो आपण. एक तो क्या कर डिविजिबल असेल सकते तर हो, एक वेरिएबल ले सकते हो, शो अलर्ट बॉक्स, ओके, बुलियन, यही लॉजिक है। यस। ओके, इसको एक कॉल इसको में कब ट्रू ट्रू एंड फॉल्स करोगे? करेंगे। सेव के बाद, या फिर फंक्शन, नहीं सेव के मतलब एपीआई कॉल आने के बाद ही करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी ट्रू करो, और अगर एरर आया तो एरर भी दिखा रहा है तो यहाँ पे भी ट्रू करो। ओके, और ये मैसेज अगर एरर आया तो मैसेज में भी सेव करना है, राइट? एपीआई कॉल एरर। ओके, अब जाके ये वेरिएबल तुम यहाँ पे एनजीप पे डालो या फिर एट द रेट डालो। एनजीप यूज करना है तो हमें एनजीप इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टार एनजीप वेरिएबल, तो बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल क्या है, फॉल्स है, तो ये दिखेगा नहीं। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा एपीआई कॉल आ जाएगा, सक्सेस आया एरर आया, उसके अंदर मैं ट्रू कर रहा हूँ तब जाके मेरा दिखेगा। ओके, सर देखो। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने ठीक है। आपने पूछा था ना कि इसको हाइड भी करना है। आई हाँ, थिंक दोबारा इसको हम फॉल्स करेंगे 45 नंबर लाइन के बाद, नहीं, किधर? आफ्टर 40 45। इसके मतलब बाद इसको फॉल्स तुमने करेंगे, ये वेरिएबल को ट्रू किया और बाद में फॉल्स करेंगे, 45 के बाद इसको फॉल्स कर दूंगा, वो चलेगा हाइड क्या हो ऐसे? सोचो प्रॉपरली, किसको लगता है ये चलेगा क्या? मतलब दिखाने के बाद मेरे को थोड़ी देर बाद हाइड भी करना है ना, तो ये जो कोड लिखा है इसके वजह से हाइड होगा क्या? करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ तो भी डमी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपरली ध्यान दो, नेटवर्क में जाएगा, सेव पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, सक्सेस आया। अब ये वेरिएबल को मैं ट्रू कर, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इसको ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कंटिन्यू किया, दिखा ही नहीं मेरा, क्यों नहीं दिखा? अच्छा वो फंक्शन उसको फॉल्स ही रह फॉल्स गया लास्ट तक। अपना जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है? लाइन लाइन बाय सिंक्रोनस। लाइन, टॉप टू लाइन टू लाइन. सिंक्रोनस। वो किसी के लिए वेट करता है क्या? नो। नहीं तुमने यहाँ पे क्या किया, 43 लाइन नंबर पे ट्रू किया और उसकी इमीडिएटली फॉल्स किया, तो दिखेगा क्या यहाँ पे? फिर से फॉल्स हो गया ना वो। नहीं। यस। ओके, तो अब मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है, फिलहाल। फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। अब अगर मैंने सर। सेव किया, वेट वेट, दिखा? यस।
अपन ने पहले क्या किया था, यहाँ पे फॉल्स भी कर देते तो कैसे दिखेगा ना, दिखा होगा सेकंड के लिए, फिर से हाइड हो गया। बट अभी मुझे ये थोड़ी देर बाद हाइड करना है, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट। टाइम ओके, टाइम आउट। सो थोड़ी देर बाद अगर मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सेट टाइम आउट। कितने सेकंड बाद करना है? लेट से मुझे 5 सेकंड दिखा रहा है तो 5,000, और यहाँ पे ये वेरिएबल फिर से फॉल्स करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी जाएगी। ओके, सेव सेव, चेक करते हैं। सेव किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू कंटिन्यू, दिखा। 5 सेकंड बाद वो कोड एग्जीक्यूट होगा और वो वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी। समझा? समझा ना? यस। सर ये टाइम आउट का जो नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये असिंक्रोनस है ना? किसका किसका सेट टाइम? हाँ, ऑब्वियसली ना, क्योंकि वो वेट नहीं करता। थोड़ी दब जे 5, मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो चालू कर देता है अपना टाइम को देखना। जैसे ही वो टाइम स्पेसिफिक हो जाता है फिर उसके अंदर का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चालू होता है। ये असिंक्रोनस हो गया। ओके, ठीक है। अब तो अपन ने नया रिकॉर्ड सेव किया। अब एडिट के टाइम पे थोड़ा सा और चेंज होता है। जैसे अपनी ये एडिट बटन है, क्लिक ऑन एडिट, इसको मैं ये ऑब्जेक्ट भेजूंगा वेंडर पूरा। एडिट के टाइम पे अभी देखो चेंज क्या होता है। अब जो ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ मुझे कैच भी करना पड़ेगा, डेटा कोलन एनी। अब कल क्या किया था अपन ने, जो ऑब्जेक्ट मिला था वो अपने डायरेक्टली वेरिएबल में असाइन कर दिया था ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट दिखना चालू हो गया था। बट अपने यहाँ पे क्या है, अपने पास फॉर्म है। तो मुझे क्या करना है, ये फॉर्म में ये ऑब्जेक्ट में से जो जो वैल्यू है वो एक एक कंट्रोल में असाइन करनी है। तो उसके लिए मुझे ये फॉर्म फिर से इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो दिस डॉट वेंडर फॉर्म डॉट, सॉरी, इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट। तो ये जो चीज है ना, ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे फिर से डालूंगा। बट अभी यहाँ पे जीरो रखू, एम्प्टी रखू, कि वैल्यू रखना पड़ेगा इसकी? देखो, अपन ने जब फॉर्म पहली बार क्रिएट किया था तो ये बेसिक वैल्यू थी, वेंडर आईडी जीरो, ये बाकी एम्प्टी। बट अगर मैं एडिट कर रहा हूं तो यहाँ पे जीरो रखू, यहाँ पे एम्प्टी रखू, कि कुछ वैल्यू चेंज करना है यहाँ पे? मुझे मेरा फिर से फॉर्म बनाना है, बट अभी वैल्यू के साथ। तो ये जीरो एम्प्टी रखू कि कुछ चेंज करूं? देखो, मैं ये फंक्शन कब कॉल कर रहा हूँ, एडिट के बटन पे, और एडिट के बटन पे कॉल करते समय मैं कौन सा रिकॉर्ड एडिट कर रहा हूँ वो भी भेज रहा हूँ। वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे मेरा फॉर्म फिर से इनिशियलाइज करना है। बट ऐसा ही अगर रोकूंगा तो वो क्या होगा, एम्प्टी ही होगा। देखो, वेंडर आईडी से होगा। अभी अगर मैंने एडिट भी क्लिक किया, डिबगर लगा रहा हूं मैं प्रॉपरली। अभी अगर वेंडर 3 पे क्लिक किया, डेटा में वेंडर 3 आया, बट मैंने फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा, एम्प्टी रखा। तो देखो फॉर्म फिर से ही एम्प्टी है। जिस पे क्लिक किया वो डेटा पॉपुलेट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेंडर डॉट हर एक का राइट, एक्सेस करनी पड़ेगी। डेटा, डेटा, यहाँ पे जीरो की जगह डेटा डॉट, डेटा में क्या आ रहा था, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो वेंडर आईडी। यहाँ पे डेटा डॉट वेंडर नेम, डेटा डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल आईडी। तो अभी तुम्हारा जब फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो तुम्हारे प्रॉपर वैल्यू के साथ होगा, और जैसे ही फॉर्म में वैल्यू आ गई तुम्हारे टेम्प फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगी एचटीएमएल में। देखो, अभी अगर मैं वेंडर 3 को क्लिक करता हूँ तो अभी तुम्हारे पास डेटा में पूरा वैल्यू है, दिख रहा है, डेटा डॉट वेंडर आईडी है, नेम है, ये सब है। तो अभी जब तुम्हारा फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो वैल्यू के साथ। देखो, कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं हुआ? स्पेलिंग मिस्टेक किया क्या मैंने? कॉन्टैक्ट नंबर था ही नहीं। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको करते हैं एडिट, कंटिन्यू।
आया? समझे? तो जो अपन ने उधर किया था वही सेम है, बट बस यहाँ पे क्या है, फिर से अपने को फॉर्म इनिशियलाइज करना है, बट दिस टाइम विथ वैल्यू। बाकी फिर अपडेट का कोड एज इट इज, फिर से वैल्यू उठाओ और एपीआई कॉल लिखो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सो एडिट के टाइम पे ये ऐसा होता है, फिर से फॉर्म इनिशियलाइज करो बट विथ द वैल्यू नाउ। समझे रिएक्टिव फॉर्म? यस सर, इसका वैलिडेशन हाँ वो बताऊंगा मैं, सर टेम्पलेट एक और और चीज दोनों। पूछनी थी, हाँ HTML में हम एक फॉर्म का टैग यूज करते थे ना, हाँ। फॉर्म ग्रुप या तो फॉर्म एक का। तो जो मैंने बताया ना आपको, रिएक्टिव ये फॉर्म ग्रुप कहाँ पे लगाना है, पेरेंट एलिमेंट पे। तो एक तो आपका ये नॉर्मली ड्यू रह सकता है, बट आइडियली क्या होना चाहिए, अपना फॉर्म टैग होना चाहिए। तो आपका जो पूरा फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म टैग के अंदर जाना चाहिए। तो ये रो अलॉन्ग विद बटन, ओके, एवरीथिंग आपका फॉर्म टैग के अंदर। सो ये उठाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। और ये फॉर्म टैग एक्चुअली कहाँ पे जाना चाहिए, ये फॉर्म टैग के अंदर, ओके। हम्म, इसको ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली जब रिएक्टिव फॉर्म पे काम करते हो ना, तो हमेशा आपका फॉर्म फॉर्म टैब के अंदर ही डिजाइन करो। सर क्लियर? इससे फर्क तो नहीं पड़ता जैसे आपने पहले किया, आप फर्क किया नहीं पड़ता, कुछ? फर्क ओके। नहीं पड़ता, ओके। सो थैंक थोड़ी सी स्टेप्स ज्यादा है टेम्पलेट, रिएक्टिव में टेम्पलेट में थोड़ी सी कम है। तो इजी अगर सिनेरियो है, छोटा सा फॉर्म है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो टेम्पलेट पे जाओ। अगर कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो रिएक्टिव फॉर्म चूज करना पड़ता है। वो आगे बताऊंगा कॉम्प्लेक्स और क्या होता है। समझा सबको रिएक्टिव फॉर्म? यू। यस। सर हम्म फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते थे तो फॉर्म ग्रुप लिया था, तो हम्म। उसका मतलब ये ये अपन ने ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर दिया ना। हाँ सॉरी, क्वेश्चन पूछो फिर से। फॉर्म ग्रुप, हाँ मतलब 19 लाइन को जो फॉर्म ग्रुप लिया है हम्म। तो ऑटोमेटिक गेस करता है क्या, मतलब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू रहेगा वो कौन से टाइप का रहेगा? मतलब जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप फॉर्म ग्रुप लिया, Type, हाँ उसका टाइप। फॉर्म ग्रुप ही टाइप है। जैसे अपन ने यहाँ पे बुलियन लिखा, स्ट्रिंग लिखा ना, वैसे ही फॉर्म ग्रुप नथिंग बट एक डेटा टाइप है रिएक्टिव फॉर्म में। वैसे देखे, ऐसे कोलन के बाद अपन नॉर्मली क्या देते, डेटा टाइप, टाइप। बराबर, कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो वही हमने बताया कि इस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, फॉर्म ग्रुप। बट फॉर्म ग्रुप एक क्या है, क्लास है। तो उसका मैं इंस्टेंस न्यू ऑपरेटर से क्रिएट कर सकता हूँ ऐसे, ओके। पर हम इंटरफेस कैसे यूज करते हैं यहाँ पे सर? जैसे कि हम मैंने हम्म फॉर्म ग्रुप के अंदर मेरी 5 4 फील्ड हैं, हम्म। राइट, उसका मैंने इंटरफेस बनाया वेंडर फॉर्म का, वो हाँ यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे करते हैं अपन, एडिट के टाइम पे जो भी डेटा आ रहा है ना, वो पहले अपन इंटरफेस में स्टोर करते हैं, फिर इंटरफेस डॉट प्रॉपर्टी। रिएक्टिव में इंटरफेस क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे ज्यादा, क्योंकि टेम्पलेट में पड़ती है। क्योंकि देखो ना, एडिट के टाइम पे डेटा आ रहा है, वही डेटा तुम यहाँ पे डाल रहे हो, राइट। बताऊंगा मैं वो इंटरफेस और क्लास होने के बाद। समझा रिएक्टिव फॉर्म? यस। बाकी लोग क्लियर है? श्रीपाद, सर आदित्य? आता स्टेटस कोड काय काय असतात म्हणजे इंटरव्ह्यू मध्ये फाइव विचारतात आपले हंड्रेड जे नॉर्मली 500 मतलब एपीआई ब्रेक हुई। दूसरा होता है 400, 400 मतलब लेट से एपीआई को ये सारी फील्ड चाहिए थी, तुम्हारे एपीआई को ये फील्ड चाहिए थी, लेकिन तुमने कॉन्टैक्ट नंबर भेजा ही नहीं। तो वो क्या है, 400, 400 मतलब इनवैलिड बॉडी, ओके। और अनऑथराइज के लिए क्या आता है, 403 आता है कि 401 आता है? अनऑथराइज और 1 भी होता है। 1 आता है। बट देखते हैं अपन आगे, जब अपन एपीआई कॉल 500, करेंगे। 200, 400। 400 इनवैलिड बॉडी, 500 एपीआई कॉल ब्रेक हुआ, 200 सक्सेस हुआ, 201 क्रिएटेड हुआ, ओके। 403 अनऑथराइज मतलब लॉग इन विदाउट टोकन भी अगर तुम कोई एपीआई एक्सेस कर पाओ तो 4 अनऑथराइज वाला आता है। 4 5 ही है जो अपने नॉर्मली काम के है।
तर आणि 403 आणि अजून एक कुठला तर आहे, त्यामधला डिफरन्स विचारतात, तर दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे, तो कुठला आहे? 403 अनऑथराइज, हम्म. ओके, आणि 400 इनवैलिड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट एपीआई को चाहिए, अगर उसमें तुमने कुछ गड़बड़ किया तो क्या आता है, इनवैलिड बॉडी, मतलब 400। हम्म. ओके, जो स्टेटस कोड कहाँ पे लिखे हैं, इसमें सर्च डालना पड़ेगा मेरे को। कहीं पे तो भी नहीं, कहा मैंने स्टेटस कोड डाला है, एक बार देख लेना। स्टेटस कोड कौन से है, प्रॉपरली लिखा भी है सबका। कहाँ पर डाला है मैंने यार? HTTP में डाला है क्या? कहीं पे तो भी रखा था मैंने, देखना पड़ेगा मुझे भी कहाँ पे डाला है तो। ठीक है, Yes. ओके, इसमें से क्वेश्चन चालू कर दो। एंगुलर से अपना भी कंपोनेंट हो चुका है, राइट, पाइप हो चुका है, राउटिंग हो चुका है, फॉर्म्स भी हो चुका है, एचटीटीपी क्लाइंट भी हुआ है। जितने अपने टॉपिक हो रहे हैं वो गो थ्रू करके क्वेश्चंस लर्न करना चालू कर दो अभी से। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ रहे अभी के अभी पूछ लिया करो, ताकि कोर्स खत्म होते तक वेट मत करो कि फिर अपन इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू करेंगे। जितने भी अपने टॉपिक हुए हैं चालू कर दो। जो क्वेश्चन नहीं समझ रहे रोज के रोज मुझे पूछते जाओ, यही कि मैं क्लियर करते जाऊंगा। सर, वो होस्ट लिसनर नहीं हुआ क्या हमारा होस्ट लिसनर होने का है कंपोनेंट ना, में? डायरेक्टिव जब क्रिएट करेंगे ना तब बताऊंगा मैं। सर इसमें आप कराओगे नेस्टेड फॉर्म, एरे फॉर्म, हाँ हाँ, फॉर्म? एपीआई कॉल में अपन फॉग जॉइन, नेस्टेड कॉल, और क्या था, स्विच मैप, ये सारे करेंगे ना, वो सर प्रोजेक्ट में यूज चाइल्ड करेंगे। नहीं, चाइल्ड फॉर्म कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट नहीं हुआ है सर। हाँ तो वो करेंगे करेंगे, एक एक टॉपिक तो लेने लो मेरे को। ठीक है, टेंशन मत लो, जो भी अपने बेसिक टॉपिक है वो अपने ऐसे हो गए, एडवांस टॉपिक अपने प्रोजेक्ट में हो गए, क्योंकि उनको प्रॉपर जैसे सिनेरियो इंटरसेप्टर चाहिए। अभी पड़ा है, इंटरसेप्टर ऑथ कार्ड। वो भी होगा ना प्रोजेक्ट में, क्योंकि ओके। ऐसे बताऊंगा तो वो मत समझ तो जाएंगे, लेकिन उसका एक्चुअल यूज केस नहीं समझता। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू ऑल, कल करते हैं। थैंक यू। जो भी मैंने कल एपीआई कॉल दिए थे टेम्पलेट में करो, और रिएक्टिव में भी करके देखो, तब जाके समझेगा कि टेम्पलेट में क्या करते थे, रिएक्टिव में क्या करते थे। 4 से 5 कंपोनेंट में अलग अलग एपीआई कॉल का करण करके देखो, तब जाके हाथ बैठेगा, नहीं तो पता करने के लिए मैं जब पढ़ाता हूँ तब इजी लगता है, करने जाऊंगे तब पता चलता है हार्ड है। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।